वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास के बारे में। और आपको बता दूं, कानपुर विश्वविद्यालय यानी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कल्याणपुर कानपुर में जो स्थित है, उससे अफिलेटेड जो भी कॉलेजेस हैं सभी में एक प्रकार से परीक्षाएँ हो रही हैं इस समय और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो रही हैं। तो उन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होने वाली हैं, हालांकि थोड़ा सा सिलेबस जो था ये CSGMU टाइप का है, मतलब CSGMU यूनिवर्सिटी यानी कानपुर विश्वविद्यालय है, उसी का सिलेबस जो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है। मैंने देखा तो मैंने सोचा इस पर जो है वीडियो बनानी चाहिए, चूँकि इस टॉपिक पर मैंने थर्ड सेमेस्टर में वीडियो बनाई थी। तो ऑलरेडी थर्ड सेमेस्टर में हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आपके सिलेबस में फोर्थ सेमेस्टर में भी आप देखिएगा तो यही पेपर का नाम आपको मिलेगा, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए, चूँकि फोर्थ सेमेस्टर में मैंने ये नहीं बताया था। तो अभी मैंने देखा कि भाई आपका जो टाइम टेबल है उसमें विस्तार से दिया हुआ कि भाई हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के बारे में आपको जानना है, पढ़ना है। तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में जो प्रश्न बनने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा होने वाली है। BA फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होंगी, लिखित वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है। आप लोग जो है बैक क्या कर दिए हो कि वीडियोस को एक प्रकार से उतना ज़्यादा रीच नहीं मिल पा रही जिस समय पहले मैं पढ़ाता था आपको मिलती थी। आप लोग बहुत ज़्यादा एक प्रकार से या तो कम कर दिए हो पढ़ना या फिर क्या बात है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ज़रूर कुछ ना कुछ कमी कर रहे हैं अपने आप में वीडियोस को देखने में। तो आप वीडियो को शेयर अवश्य करें, या हो सकता है आप लोग वीडियो शेयर ना करते हो तो प्लीज़ शेयर जरूर करा करें। अब मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो लेकर के आया हूँ आपके समक्ष, आइए उन्हीं पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो आप सभी लोग प्लीज़ मेहनत को पहचानें और साथ दें थोड़ा सा। अगला देखिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बड़ी तीव्र गति से मैं आगे बढ़ूंगा ताकि कम समय में हम ज़्यादा प्रश्नों को जान पाएँ। प्रश्न है, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार किया? व्हेन डिड द तुर्क टेक ओवर कुस्तुनतुनिया? बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करिए। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार किया भी? तो तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर जो अधिकार किया था वो 1453 ईस्वी के आसपास किया था। कब? 1453 ईस्वी में क्या हुआ कि कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने के बाद में विश्व में सामुद्रिक खोजों का युग प्रारंभ होता है और भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है वहीं से प्रारंभ होता है। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर डेनिश आए, उस पुर्तगाली के बाद डच, डच के बाद अंग्रेज आए थे, फिर अंग्रेज के बाद डेनिश आए, डेनिश के बाद में फ्रांसीसी आए। और 1487 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक खास करके बार्थोलोम्यू डियाज उसका नाम था, केप ऑफ गुड होप यानी अफ्रीका का दक्षिणी छोर जिसको कहते हैं, उसकी खोज करी। तो इस प्रकार से ये खोज वाला सिलसिला आगे बढ़ा और इसी प्रकरण में आप देखते हैं भारत अमेरिका इन सभी की खोज होती गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कब किया गया? 1453 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार होने के पश्चात पूर्व एवं पश्चिम के समुद्री व्यापार पर किसका एकाधिकार हो गया? हु हैड मोनोपोलाइज्ड द मैरीटाइम ट्रेड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट आफ्टर द तुर्क्स टेक्स पोसेसन ऑफ कॉन्टी, मतलब कुस्तुनतुनिया जिसको कहते हैं उसको अंग्रेजी में यहाँ पर लिखा हुआ है वही चीज़। तो बताएं, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार होने के पश्चात पूर्व एवं पश्चिम के जो समुद्री व्यापार है उस पर किसका एकाधिकार हो जाता है? पुर्तगालियों का, फ्रांसीसियों का, तुर्कों का या डचों का? तो जाहिर सी बात है सबसे पहले किसका कौन लोग थे? तो तुर्कों का अधिकार हो जाता है, ऑफ द तुर्क्स। तो जब एक प्रकार से पूर्व और पश्चिम के समुद्री व्यापार पर किसका अधिकार हो जाता है? तुर्कों का। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, कोलंबस किस देश का निवासी था? व्हाट कंट्री वाज कोलंबस बिलोंग फ्रॉम? तो कोलंबस जो था जिसने अमेरिका की खोज करी थी वह कहाँ का निवासी था भैया? वो स्पेन का निवासी था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचा? व्हेन डिड वास्को डिगामा रीच द कालीकट पोर्ट लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? बताएं। तो वास्को डिगामा
भारत के पश्चिमी तट यानी कालीकट जो बंदरगाह है उस पर कब पहुंचा? 1498। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपको। जिन छात्रों ने 1498 लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय शासक ने कालीकट में वास्को डिगामा का स्वागत किया था? बताएं, वास्को डिगामा वाज वेलकम्ड इन कालीकट बाय विच इंडियन रूलर? किसने करा था भाई? जमोरिन ने या जैकोबिन ने या अल्बुकर्क ने या इनमें से किसी ने नहीं किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जमोरिन ने जो है स्वागत किया था कालीकट में वास्को डिगामा का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे? द फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर ऑफ इंडिया वाज? भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था भाई? बताने का प्रयास करेंगे। तो भारत में जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था वो कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्मीडा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यानी अल्मीडा जो था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इसका पूरा नाम है। ये भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया वाज? बताएं, तो जो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था वो कौन था भैया? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो सातवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्बुकर्क इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी में दिया अल्बुकर्क करेक्ट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर के शासक से गोवा पर कब्जा कर लिया था? विच ऑफ द फॉलोइंग पुर्तगीज गवर्नर हैड कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द रूरल ऑफ बीजापुर? तो ऐसा कब हुआ था भाई? किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर के शासक से गोवा पर मतलब उनसे गोवा कब्जा कर लिया था? किस भारतीय शासक से मतलब किस पुर्तगाली गवर्नर ने ऐसा किया था, बीजापुर के शासक से गोवा को छीन लिया था? बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर था, उसने बीजापुर के शासक से गोवा पर कब्जा कर लिया था। ओके, तो अल्बुकर्क ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीडियो में बातचीत आप लोग मत करें, ठीक है? डिस्टर्बेंस बहुत होता है, आप लोग बस पढ़ाई पर ध्यान दें, फोकस करें इस पर। अच्छा, एक आध दो प्रश्न और आपसे पूछ सकता है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? 1616 ईस्वी में किया गया था। आपसे ये भी पूछ सकता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसके संस्थापक कौन थे भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे भाई? काल्बर्ट महोदय जो थे वो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रकार से संस्थापक थे। ये बात ध्यान रखिएगा। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो है सूरत में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री स्थापित किसने करी? पुर्तगालियों ने, डचों ने, डेनिश ने, अंग्रेज ने? तो सबसे पहले सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने वाले जो थे उनमें एक प्रकार से मैं आपको बताऊं तो अंग्रेज़ों का नाम आता, ब्रिटिशर्स का नाम आता है। ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अच्छा, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब हो रही थी तो उस समय भारत का शासक कौन था? तो जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी उस समय भारत में अकबर का शासन था। ओके, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया कहाँ पर भाई? तो स्थापित किया गया था मसूलीपट्टनम में। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा अवगत करवा दिया जाए, बता दिया जाए, ताकि आप अच्छे तरीके से उसको जान पाए। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अगला आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है, यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध यानी 1740 में जो हुआ था उसके कारण भारत में कौन सा युद्ध शुरू हुआ था? बताएं। प्रश्न है, विच वार स्टार्टेड इन इंडिया ड्यू टू द ऑस्ट्रियन सक्सेशन वार 1740 AD इन यूरोप? यानी कि 1740 ईस्वी में जो ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था यूरोप में, उसके कारण से भारत में कौन सा युद्ध प्रारंभ हो गया था? तो उसी कारण से जो युद्ध प्रारंभ हुआ था भारत में वो युद्ध था कौन? प्रथम कर्नाटक युद्ध, फर्स्ट कर्नाटक वार। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड को अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय मॉरिशस का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? हु वाज द फ्रेंच गवर्नर ऑफ मॉरिशस ड्यूरिंग
द फर्स्ट कर्नाटिक वार, बताएं फर्स्ट कर्नाटक युद्ध के समय मॉरिशस का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था भाई? तो उसमें मॉरिशस का फ्रांसीसी गवर्नर था ला बोर्डोने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ भाई? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746 से 48 में हुआ। 1746 से 48 ऑप्शन नंबर सी में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। अच्छा, इसका कारण था कि यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो रहे थे और अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में जब यूरोप में लड़ रहे थे, और वही कारण था चूँकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों आपस में यहाँ भारत में लड़ रही थी। ठीक है। और इससे क्या होता, घटना ये होती कि भाई फ्रांसीसियों के द्वारा मद्रास पर अधिकार कर लिया जाता है, और इसका प्रभाव ये पड़ा कि भाई डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों के प्रभुत्व की स्थापना होती है। एक्स ला सेपेल की संधि होती है 1748 में, और इसी संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से ये युद्ध जो होता है समाप्त होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध फिर शुरू होता है 1749 में, 1754 तक चलता है। फिर उसके बाद में तृतीय कर्नाटक युद्ध प्रारंभ होता है 1756 से 1763 तक। तो इस प्रकार से क्या होता है, 3 कर्नाटक युद्ध जो हैं वो होते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता रहा है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के पश्चात समाप्त हुआ है? आफ्टर व्हिच ट्रीटी डिड द फर्स्ट कर्नाटक वार? तो मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी किस संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ है भाई। तो वो संधि का नाम क्या है? एक्स ला सेपेल की संधि। एक्स ला सेपेल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? मतलब इट इज नॉट करेक्टली मैच। अच्छा, यहाँ पर लिखा सही सुमेलित है, नॉट नहीं है, करेक्ट इज करेक्टली मैच, मतलब कौन सा करेक्टली यहाँ पर मैच है, बताएं फटाफट से देखने का। अड्डियार का जो युद्ध हुआ था 1746 में हुआ था क्या? तो बिल्कुल 1746 में ही हुआ था वो। आरकाट का घेरा किया गया था, वो भी 1751 में किया गया था। वांडीवास का 1760 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीनों ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। ये तीनों प्रश्न आपके सही, मतलब तीनों कथन सही हैं। तो आपसे ये भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बच सकता है, अड्डियार का युद्ध कब हुआ? आप बताएंगे 1746। आरकाट का घेरा कब किया गया? 1751। वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया? 1760। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युद्ध को सेंट थोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? तो किस युद्ध को भैया सेंट थोमे के युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो उस युद्ध का क्या नाम है? प्रथम कर्नाटक वार को ही हम सेंट थोमे युद्ध के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आप देखिएगा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेकेंड कर्नाटिक वार? बताएं। पहला आपको दिया गया क्या भाई? पहला दिया गया कि इस कर्नाटक युद्ध की अवधि 1749-1754 के मध्य थी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। डुप्ले के पश्चात गोटी भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर, ये नहीं। इसका करेक्ट आंसर एक मिनट रुकेंगे थोड़ा सा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? प्रश्न आपका क्या लिखा हुआ भाई? दूसरा वाला कथन क्या? तो पहला तो एकदम से करेक्ट है। दूसरा, डुप्ले के पश्चात गोडेहू भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बना। बिल्कुल ठीक, गोडेहू ही बना था, तो ये भी सही है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समापन एक्स ला सेपेल नहीं, ये फर्स्ट कर्नाटक वार हुआ था, तो ये गलत हो गया, यानी पहला और दूसरा केवल सही है। ऑप्शन ए में दिया है फर्स्ट और सेकंड, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार सभी लोग शेयर करेंगे वीडियो को और लाइक भी करते रहिएगा। ओके, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, जैसे जो युद्ध जो समाप्त हुए थे प्रथम द्वितीय सभी, ये सब जो समाप्त हुए थे, देखिए प्रथम जो आंग्ल फ्रेंच युद्ध हुआ था वो एक्स ला सेपेल संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल फ्रेंच युद्ध पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, और तृतीय आंग्ल फ्रेंच युद्ध जो हुआ था वो पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से। अच्छा, वांडीवास का युद्ध मैंने आपको बता ही दिया था कब लड़ा गया था, वो लड़ा गया था 1760 में। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते रहे हैं। ओके, आगे बढ़कर भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, प्रश्न है, अंग्रेजों के द्वारा बंगाल में प्रथम कोठी 1651 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई थी? वेयर डिड द ब्रिटिश इस्टेब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल इन 1651? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हुगली पर ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से किस बंगाल के नवाब ने यूरोपियों को मधुमक्खियों की संज्ञा दी थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विच नवाब्स ऑफ बंगाल कॉल्ड यूरोपियंस बीज, बताएं मधुमक्खियों की संज्ञा किसने दी थी भाई? तो अली वर्दी खान था, वही उसी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया अली वर्दी खां। तो अली वर्दी खां बंगाल का नवाब था, इसने यूरोपियों को कहा कि भाई मधुमक्खी कहा, उनको मधुमक्खियों की संज्ञा दे दी, मधुमक्खी नाम दे दिया। अगला प्रश्न है बहुचर्चित ब्लैक होल की घटना किस तिथि को हुई थी? ये बताने का प्रयास करेंगे। तो बहुचर्चित घटना जो ब्लैक होल की घटना है वो कब हुई थी भाई? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल कब हुई थी भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जो एक प्रकार से ये ब्लैक होल की जो घटना हुई थी ये कब हुई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ब्लैक होल की घटना जो है वो इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की घटना जिसको कहते हैं, तो 20 जून 1757 ईस्वी, 20 जून 1757 ईस्वी। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन कर लीजिएगा, 56 है यहाँ पर 57 कर लीजिएगा आप। तो 20 जून 1756 या 57 ईस्वी के आसपास जो है ये हुई थी घटना। ओके, समझ रहे हैं इन चीज़ों को? बिल्कुल। तो काल कोठरी की घटना कब हुई थी? एक मिनट रुकेंगे। काल कोठरी की घटना कब हुई थी? एक मिनट। देखिए 20 जून 1756 को ईस्वी को ही एक प्रकार से घटना होती है और सिराजुद्दौला ने किले पर अपना अधिकार कर लिया और यहीं पर क्या होता है कि वो काल कोठरी घटना कही जाती है। इसमें क्या हुआ कि मिस्टर हालबेल के द्वारा ये इसका वर्णन किया गया है। हालबेल महोदय के इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि 20 जून को 1756 ईस्वी को कलकत्ता में घटना घटित हुई थी और कहा कि 146 अंग्रेज कैदियों को नवाब सिराजुद्दौला के आदेशानुसार 18x14 फीट की एक अंधेरी कोठरी थी। रोशनदान उसमें नहीं था, उसमें बंद कर दिया गया था और गर्मी की वजह से दम घुटने से 123 अंग्रेज मर गए थे और 23 अंग्रेज जो थे वो जीवित बचे थे। 146 लोगों को बंद किया गया था। तो ये एक प्रकार से घटना है। तो 1756 इज राइट आंसर, बिल्कुल 56 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सा का एकदम से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 56 इज राइट आंसर, यानी 1756 ईस्वी में ये घटना संपन्न हुई थी। ओके, समझ रहे हैं चीज़ों को? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1756, 20 जून 1756 को कालकोठरी घटना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखिएगा। बहुचर्चित ब्लैक होल घटना का रचयिता कौन था? ब्लैक होल घटना के रचयिता कौन थे भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कौन थे, हालबेल महोदय, J.Z. हालबेल, ऑप्शन ए में दिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, कलकत्ता का नाम अलीनगर किसने रखा? कलकत्ता का नाम अलीनगर किसने रखा था भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा था सिराजुद्दौला ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, क्लाइव ने किसके साथ मिलकर के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था? तो लॉर्ड क्लाइव जो था वो किसके साथ मिल गया था भाई? लॉर्ड क्लाइव जो था वो मीर जाफर, राय दुर्लभ और जगत सेठ और अमीर चंद, इन सभी से मिल करके क्लाइव ने क्या किया? नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। किसके? मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमीर चंद, इन 4-5 लोगों के साथ मिल गया था और यानी इन सभी के साथ। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की सेनाओं का नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था भैया? मीर जाफर, मीर मदान, राय दुर्लभ, इन सभी ने मिलकर के सिराजुद्दौला की सेनाओं का नेतृत्व किया था और इन्हीं लोगों ने एक प्रकार से क्या कर दिया? बाद में धोखा दे दिया और यही कारण था कि सिराजुद्दौला युद्ध को हार जाता है। अगला प्रश्न, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के युद्ध में कौन बहादुरी के साथ लड़ा? तो बहादुरी के साथ कौन लड़ा था भैया? देखिए मीर जाफर और राय दुर्लभ, ये लोग तो एक प्रकार से क्या थे? ये लोग तो एक प्रकार से भगोड़े निकल गए। अब बच कौन रहा? मीर मदान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में बहादुरी के साथ जो लड़ा था वो कौन था भाई? वो था मीर मदान। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्लाइव का सियार किसे कहा जाता है? क्लाइव का सियार किसे कहा जाता है भैया? यानी हु वाज नोन एज द क्लाइव्स जयकाल। तो क्लाइव का सियार कहा जाता है किसको भैया? मीर जाफर को क्लाइव का सियार कहा जाता है।
अगला प्रश्न है बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित करी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हु ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ बंगाल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीर कासिम। ऑप्शन नंबर सी में दिए मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से सियार उल मुतखौरीन का लेखक कौन है। सियार उल मुतखौरीन का जो लेखक है वो है गुलाम हुसैन। ऑप्शन नंबर ए में दिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, परीक्षा में ये पुस्तक पूछी जाती रही है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। सभी लोग एक बार शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को, जो हमारे साथ नए बंधु जुड़ रहे हैं, ताकि उनको भी चीज़ें पता चल सके कि शुक्ला स्टडी पॉइंट पर इस तरीके से पढ़ाई विधिवत तरीके से होती है और आप लोग बड़े ही आसानी के साथ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने अंग्रेजों की सहायक संधि को सबसे बाद में स्वीकार किया था। पेशवा ने, होलकर ने, या भोसले या सिंधिया। कहाँ के शासकों ने क्या किया था, मराठा सरदार ने अंग्रेजों की सहायक संधि को सबसे बाद में स्वीकार किया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा होलकर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस ब्रिटिश गवर्नर ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया था। व्हिच ब्रिटिश गवर्नर जनरल फाइनली डिफीटेड द मराठाज। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, या लॉर्ड बैटिक, या लॉर्ड डलहौजी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सालबाई की संधि 17 मई 1782 को हुई थी। इसके द्वारा किस युद्ध की समाप्ति की गई। विच वार वाज इंडेड बाई द ट्रीटी ऑफ सलबाई में 1782 AD। बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सलबाई की संधि के द्वारा कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था भैया। तो सलबाई की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो एक प्रकार से क्या हुआ था, समाप्त हुआ था क्या। सलबाई की संधि के द्वारा कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सलबाई की संधि के द्वारा जो था वो एक प्रकार से प्रथम आंग्ल युद्ध समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल युद्ध 1775 से 1782 तक चला था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1803 में प्रारंभ हुआ, 1805 तक चला। और ये राजघाट की संधि के द्वारा जो 24 दिसंबर 1805 को हुई, उसके द्वारा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 को प्रारंभ होता है और 1818 तक चलता है। पूना की संधि होती है इस युद्ध में पेशवा और अंग्रेजों के बीच में। नागपुर की संधि होती है 27 मई 1817 को ही भोंसले और अंग्रेजों के बीच में। मंदसौर की संधि होती है 6 जनवरी 1818 को होलकर और अंग्रेजों के बीच में। ग्वालियर की संधि होती है 5 नवंबर 1817 को सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध को पिंडारी युद्ध के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार से ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसमें लगाएंगे फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। ऑप्शन नंबर ए सलबाई की संधि के द्वारा समाप्त होता है। अगला प्रश्न 7 मार्च 1775 ईस्वी को कौन सी संधि हुई थी। तो 7 मार्च 1775 को जो संधि हुई थी वो संधि का नाम है सूरत संधि। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 मार्च 1776 ईस्वी में कौन सी संधि संपन्न हुई थी। तो 1 मार्च 1776 ईस्वी को जो संधि समाप्त हुई थी या संपन्न हुई थी उस संधि का नाम है पुरंदर की संधि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा सलबाई की संधि हेतु अंग्रेज और मराठों के बीच मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई। तो मध्यस्थता की स्थापना सलबाई संधि में जो निभाने वाले हैं उनका क्या नाम है भैया, उनका नाम है महाराज जी सिंधिया जो थे, उन्होंने एक प्रकार से सलबाई की संधि में अंग्रेज और मराठों के बीच में जो क्या निभाई थी, मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न आप देखिएगा पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों की सहायता मांगी, जिसके फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध एक प्रकार से हुआ था। तो पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सहायता मांगी थी भैया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो उसका नाम था रघुनाथ राव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था वो 1839 में प्रारंभ हुआ, 1842 तक चला था। ये थोड़ा सा प्रश्नों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रश्न एग्जाम में पूछा आता है। ओके क्लियर। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग। ओके चलिए अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे।
अगला प्रश्न भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा शासक अशिक्षित था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विच रूरल डिड नॉट लर्न टू रीड एंड राइट? बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। रणजीत सिंह, शिवाजी, अकबर या फिर ये सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आप सभी लोग लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ये सभी राजा जो थे। रणजीत सिंह भी पढ़े लिखे नहीं थे, ना शिवाजी थे, ना ही अकबर ही था पढ़ा लिखा, सॉरी। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह की तुलना किस शासक से के साथ की जाती है? विथ विच रूरल रणजीत सिंह वाज कंपेयर्ड? किससे की जाती है भाई रणजीत सिंह की तुलना? तो की जाती है वीर शिवाजी से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रानी जिंदन का भाई कौन था? रानी जिंदन का भाई कौन था भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रानी जिंदन का भाई था जवाहर सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। रानी जिंदन का प्रेमी कौन था? तो रानी जिंदन का जो प्रेमी था उसका क्या नाम था भाई? रानी जिंदन का प्रेमी था कौन था? जवाहर सिंह उसका भाई था। तो प्रेमी कौन था उसका? लाल सिंह जो था वो प्रेमी था। ऑप्शन नंबर सी में दिया लाल सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध यानी इन विच ईयर डिड द फर्स्ट एंग्लो सिख वार टेक प्लेस? बताएं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1845 से 46 एडी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसके विश्वासघात के कारण प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिख पराजित हुए थे? तो उसमें एक प्रकार से गद्दारी किसने करी थी? गद्दारी किसने करी थी बताएं। विश्वासघात, किसके विश्वासघात के कारण प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिख जो थे वो पराजित हुए थे? तो विश्वासघात या गद्दारी किसने करी थी? तेज सिंह ने भी करी थी, गुलाब सिंह ने भी और लाल सिंह ने भी। इन सभी लोगों ने गद्दारी करी, उसी कारण से सिख लोग जो है पराजित हो गए। अगला प्रश्न है, लाहौर की संधि जो थी वो कब संपन्न हुई थी भाई? तो लाहौर की संधि जो थी वो कब समाप्त हुई थी? लाहौर की संधि की अगर बात की जाए तो लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी को संपन्न हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भैरोवाल की संधि कब संपन्न हुई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भैरोवाल की संधि कब संपन्न हुई भाई? व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ भैरोवाल कंक्लूड? बताएं संपन्न कब हुई? फटाफट से आप बताने का प्रयास। भैरोवाल की जो संधि थी तो वो संपन्न हुई कब? 16 दिसंबर 1846 को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे यह भी प्रश्न पूछता है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो 1845-46 में हुआ। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा गया है। ओके, अच्छा ये भी प्रश्न आपसे पूछता है कि रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 13 नवंबर 1780 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो गुजरानवाल में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था क्या? महासिंह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख थे ये, और माता का नाम इनके राज कौर था। ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहता है, ठीक है। और शेरे पंजाब के नाम से भी एक प्रकार से महाराजा रणजीत सिंह को ही जाना जाता है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है शेरे पंजाब कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह ही थे। ओके, तो ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछेंगे तो आसानी से आप बता पाएंगे अगर आपने हमारी वीडियोस को देखा होगा। अच्छा, रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी क्या थी भाई? तो इनके साम्राज्य की जो राजधानी थी वो लाहौर हुआ करती थी। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और शिवाजी की मृत्यु के कितने साल के बाद में रणजीत सिंह का जन्म हुआ था? ये भी प्रश्न बना हुआ है। तो 100 वर्ष के बाद में लगभग इनका जन्म हुआ था, और इसीलिए इनका एक प्रकार से तुलना इनकी की जाती है उनसे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे सभी लोग। प्रश्न क्या है भाई? एक मिनट रुकेंगे। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाए हैं राजा राम मोहन राय ने, क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से क्या किया है, उन्होंने एक प्रकार से कई प्रकार की चीज़ों जो समय कुप्रथाएं थीं मध्यकाल के समय में या आधुनिक समय में भारतीय लोगों में, उसको दूर करने का प्रयास किया। किसने किया था ये सब? ऐसा करने वाले जो मतलब वो शासक है उनका नाम है क्या? नाम मतलब शासक नहीं, राजा राम मोहन राय एक प्रकार समाज सुधारक हैं और बड़े अच्छे समाज सुधारक हैं, इन्हीं का नाम आता है।
और उसके बाद में अगर बात की जाए, एक मिनट रुकेंगे थोड़ा सा। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अकबर द्वितीय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो इनको राजा की उपाधि जो दी थी राजा राम मोहन राय को, किसने दी थी? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अकबर द्वितीय, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर द्वितीय ने एक प्रकार से राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर भाई? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अकबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने दी थी? हु गेव द टाइटल ऑफ युगदूत टू राजा राम मोहन राय? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अकबर द्वितीय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। ऑप्शन वही है चारों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय को कौन सी उपाधि दी गई थी? अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का जनक, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सही आप लोग लगा रहे हैं, डी ऑप्शन। ये सारी उपाधियां राजा राम मोहन राय को दी गई थी, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब करी? बताएं। व्हेन डिड राजा राम मोहन राय फाउंडेड द आत्मीय सभा? तो उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना कब करी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो उन्होंने करी थी 1815 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, केशव चंद्र सेन को 1857 ईस्वी में ब्रह्म समाज का आचार्य किसने नियुक्त किया था भाई? तो केशव चंद्र सेन को 1857 ईस्वी में ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त करने वाले जो विद्वान है या जो एक प्रकार से व्यक्ति हैं, वो कौन है? उनका नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? हु इज़ नोन एज द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट इन इंडिया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? हेनरी विवियन डोरिजियो को एक प्रकार से प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। एक मिनट थोड़ा सा रुकेंगे। प्रश्न क्या है? भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि, भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? ये एक प्रकार से थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर है। ओके, राजा राम मोहन राय के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। राजा राम मोहन राय के बारे में उन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना करी थी 1828 में, ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और राजा राम मोहन राय जो थे मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की पेंशन की मात्रा बढ़वाने इंग्लैंड गए थे। 27 सितंबर 1833 ईस्वी को लंदन के ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो जाती है। सुभाष चंद्र बोस ने उनको युगदूत कहा। ये सारी चीज़ें तो आप जान ही रहे होंगे। ओके, और भी प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है? अच्छा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक प्रकार से किस सभा की स्थापना करी थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने करी थी 1839 ईस्वी में। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और इसीलिए एक प्रकार से ये मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए, चूँकि ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे भी गए हैं। जब एक प्रकार से आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं हो रही थी, तो वही भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि, ये प्रश्न आपका था, तो डोरोजियो जो है उन्हीं को ही कहा जाता है। हेनरी विवियन डोरोजियो को भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप देखिएगा, डोरोजियो की तुलना सत्य का अनुसरण करने के कारण से सुकरात से इनकी तुलना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, किसने अपने पुत्र का विवाह एक विधवा के साथ किया था? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किसने ऐसा किया? किसने अपने पुत्र का विवाह एक विधवा के साथ किया था भैया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किसने अपनी नाबालिग पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ किया था? तो किसने किया था नाबालिग पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ? किसने किया था भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो केशव चंद्र सेन ने ऐसा किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये 2 बार प्रश्न हो गया क्या? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, चलिए ये फिर से वही हो गया। ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। किसने अपने पुत्र का विवाह एक विधवा के साथ किया था? ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखें।
अगला प्रश्न है एनी बेसेंट के साथ निम्न में से कौन सा वक्तव्य ठीक नहीं है। वक्तव्य यहाँ पर आपको दिया गया है और कौन सा वक्तव्य ठीक नहीं है यही हम लोगों को देखना है। तो देखिए कौन सा वक्तव्य ठीक नहीं है। देखिए वह एक आयरिश महिला थी, सी वाज एन आयरिश लेडी, बिल्कुल ठीक है। वह थियोसॉफिकल सोसाइटी में सक्रिय रूप से जुड़ी थी, बिल्कुल ठीक, ये भी सही है। वह होम रूल आंदोलन से भी जुड़ी थी, ये भी ठीक बात है। वह महिला विश्वविद्यालय की संस्थापका थी, ये नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये एनी बेसेंट के संबंध में डी ऑप्शन ठीक नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन ठीक हैं। और पूछा क्या गया, ठीक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, द कॉमनवेल्थ समाचार पत्र किसने निकाला, गोखले, ह्यूम, एनी बेसेंट या अरबिंदो। तो प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है भाई, प्रश्न है द कॉमनवेल्थ जो समाचार पत्र है इसको किसने निकाला, तो इसको निकाला था किसने, श्रीमती एनी बेसेंट ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाथ, मूलशंकर, गदाधर चट्टोपाध्याय या महेश दास। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का नरेंद्र नाथ इनका वास्तविक नाम था या बचपन का नाम था स्वामी विवेकानंद जी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या नाम था भाई, ये भी बताने का प्रयास करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम था मूलशंकर, बचपन का नाम या वास्तविक नाम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है केशव चंद्र सेन के बारे में सत्य कथन कौन सा है। इनमें से सत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है कि केशव चंद्र सेन के बारे में सत्य कथन कौन सा है। देखिए केशव चंद्र सेन ने स्वामी दयानंद सरस्वती को परामर्श दिया था कि वह अपने व्याख्यान हिंदी में दे, बिल्कुल ठीक बात है, उन्होंने ही कहा था। और केशव चंद्र सेन स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य भी थे, ये भी ठीक बात है। उनकी प्रेरणा पर प्रार्थना समाज की स्थापना भी एक प्रकार से स्थापित हुआ है, ये भी ठीक है। केशव चंद्र सेन के बारे में ये तीनों कथन पूर्णतः सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ऑल ऑफ द एबव वन इज करेक्ट, मतलब सारे करेक्ट हैं इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, सीक्रेट डॉक्ट्रिन पुस्तक के लेखक कौन है, बताएं। तो सीक्रेट डॉक्ट्रिन जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, फटाफट से आप बताएंगे। तो इसके लेखक कौन है भाई, इसके लेखक है HP ब्लावत्स्की। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से किसने 1893 ईस्वी में शिकागो की विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो किसने लिया था, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने लिया था। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता रहा है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे पूछता है कि प्रबुद्ध अखबार किसने निकाला। तो प्रबुद्ध अखबार का निकाला था वो विवेकानंद जी ने ही निकाला था, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता रहा है आपसे। चले हालांकि आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नहीं, सुन लीजिए। एक पत्रिका निकलती थी तहजीब उल अखलाक। तो तहजीब उल अखलाक जो पत्रिका है ये किसके द्वारा निकाली जाती थी, ये सर सैयद अहमद खान थे, उनके द्वारा निकाली जाती थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। प्रश्न क्या है, किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, अगर देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न क्या है, किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिली। तो किस गवर्नर जनरल की को वायसराय की उपाधि मिली या किस अधिनियम के द्वारा ऐसा हुआ। तो उस अधिनियम को क्या कहते हैं भाई, वो अधिनियम का कब का था। तो वो अधिनियम था भाई 1858 के अधिनियम के द्वारा जो है क्या हुआ कि भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय कहा जाने लगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। तो भारत का जो प्रथम वायसराय था ये कौन था भाई, भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, किस अधिनियम के द्वारा भारत राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। तो किस अधिनियम के द्वारा भारत राज्य सचिव की स्थापना की गई थी, 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ही। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की जो नींव रखी गई थी वो किस अधिनियम के द्वारा रखी गई थी भाई, वो एक प्रकार से 1861 का अधिनियम आया था उसके द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, किस भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा
वायसराय की कार्यकारी परिषद में 5वां सदस्य जोड़ा गया जो कि विधि वृत्ति का व्यक्ति होता था। विधि मतलब कानूनी टाइप का व्यक्ति होता था, कानून जानने वाला व्यक्ति होता था। तो किस भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा ऐसा किया गया? तो उस अधिनियम का क्या नाम है भाई? उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी यानी 61 अधिनियम, 1861 का जो अधिनियम आया था वो। अगला प्रश्न है किस वर्ष बंगाल में विधान परिषद की स्थापना की गई? तो बंगाल में विधान परिषद की स्थापना जो की गई थी वो 1862 ईस्वी में की गई थी। कब की गई? 1862 ईस्वी में बंगाल में क्या किया गया? बंगाल में विधान परिषद की स्थापना की गई। अगला प्रश्न आप देखिएगा, उत्तर पश्चिमी प्रांत में विधान परिषद की स्थापना कब की गई? तो उत्तर पश्चिमी प्रांत में जो विधान परिषद है उसकी स्थापना 1886 में की गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने लॉर्ड लिटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया था? तो किस ब्रिटिश मतलब किसने ऐसा किया था भाई? किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने लॉर्ड लिटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया था? तो किसने ऐसा किया था? किसने किया था? डिज़रायली ने किया था ऐसा, डिज़रायली महोदय ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने लॉर्ड रिपन को भारत का वायसराय नियुक्त किया था? लॉर्ड रिपन को भारत का वायसराय किसने नियुक्त किया था भैया? उसका नाम है ग्लैडस्टन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का कौन सा वायसराय साहित्य जगत में ओवन मेरेडिथ के नाम से विख्यात था? तो ओवन मेरेडिथ के नाम से जो विख्यात है भारत के इतिहास में वायसराय साहित्य के जगत में, उसका क्या नाम है भाई? उसका नाम क्या है? उसका नाम है लिटन। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, एक मिनट, प्रश्न क्या है? लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन ने कृषि विभाग की स्थापना कब की थी, बताएं। तो लॉर्ड कर्जन ने कृषि विभाग की स्थापना जो करी थी वो कब करी थी भाई? वो करी थी उन्होंने कब? वो करी थी 1901 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1901 ईस्वी में उन्होंने करी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, भारत ने सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ को किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था? तो किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था भैया? कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ को। तो उस एक प्रकार से का क्या नाम है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका सिंचाई आयोग का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से लॉर्ड कर्जन ने कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट कब पारित किया? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो पारित किया गया था वो 1904 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, किस वायसराय ने भारतीय सिक्का और कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। तो किस वायसराय ने ऐसा किया था, बताएं। किस वायसराय ने भारतीय सिक्का और कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया? तो उसका क्या नाम है भाई? उसका नाम है लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 1904-05 ईस्वी में बंगाल की जनसंख्या कितनी थी? तो 1904-05 ईस्वी में बंगाल की जो जनसंख्या थी वो लगभग 7 करोड़ 85 लाख के आसपास थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न क्या है? प्रश्न है 1904-05 में बंगाल का क्षेत्रफल कितना था? तो बंगाल का क्षेत्रफल यानी कि प्रश्न क्या है आपका? द एरिया ऑफ बंगाल इन 19th 4th एंड 5th AD वाज, यानी 1904-05 में बंगाल का जो क्षेत्रफल था वो कितना था भी? तो क्षेत्रफल जो था वो लगभग बात की जाए 1,89,000 वर्ग मील के आसपास था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई थी? तो बंगाल विभाजन के निर्णय की जो घोषणा की गई थी यानी कि वो कब की गई थी? व्हेन वाज द डिसीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डिक्लेयर्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 जुलाई 1905 ईस्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन जो था, स्वदेशी आंदोलन की बात हो रही है यहाँ पर, तो भारत ने कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन के शुरू होने की घोषणा कब करी थी? तो उन्होंने शुरू होने की घोषणा कब करी थी भाई? 7 अगस्त 1905 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, सरकार ने कब घोषणा करी कि बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से लागू होगा?
तो ऐसा कब घोषणा करी थी? वो 1 सितंबर 1905 को ऐसी घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जान रहे हैं। ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन वापस कब लिया था? तो वापस लिया था 1911 ईस्वी में। कब लिया था? 1911 में बंगाल विभाजन का जो था वो वापस ले लिया था। अच्छा, बंगाल विभाजन कब लागू हुआ, ये प्रश्न पूछे तो कब लागू हुआ? तो आप बताएंगे 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था और 1911 ईस्वी में उसको वापस भी ले लिया गया था, क्योंकि बंगाल विभाजन का विरोध खूब जमकर के हुआ था। ओके, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। चलिए, लाइक जरूर कर दो बंधुओं, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ब्रिटिश भारत में कृषकों की खराब स्थिति का क्या कारण था? तो इसका ये कारण क्या था भाई? इसका कारण एक प्रकार से ग्रामीण ऋणग्रस्तता, कृषि का व्यवसायीकरण और भू राजस्व की उच्च दर, ये तीनों स्थितियों के कारण से भारत में कृषकों की खराब स्थिति थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों के द्वारा भारत में कृषि के व्यवसायीकरण को प्रोत्साहित करने की मुख्य वजह क्या थी? तो मुख्य वजह क्या थी भाई? मुख्य वजह थी ब्रिटिश इंडिया के हित के लिए, एक प्रकार से मुख्य वजह थी कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में कृषि के व्यवसायीकरण को प्रोत्साहन करने की मुख्य वजह थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का हित हो सके। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से वाणिज्यिक फसल कौन सी है भाई? कपास, गन्ना, जूट या उपरोक्त सभी? तो कपास, गन्ना, जूट ये सभी वाणिज्यिक फसल ही हैं, मतलब ये सब कॉमर्शियल क्रॉप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमर्शियल क्रॉप? तो आप बताएंगे जूट, कपास, गन्ना ये सभी कॉमर्शियल क्रॉप ही हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका लगेगा क्या भाई? डी ऑप्शन लगेगा, बिल्कुल डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बताएं, अफीम उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था भारत का? तो वो था बिहार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर को परिवहन के लिए खोला गया था। सुएज नहर को परिवहन के लिए कब खोला गया भाई? तो सुएज नहर को परिवहन के लिए खोला गया था 1869 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ऋणग्रस्तता का प्रभाव नहीं था। ऋणग्रस्तता का प्रभाव नहीं था, इनमें से कौन सा कथन इसका सत्य होगा भाई? देखिए, तो किसानों को आर्थिक रूप से लाभ, ये ऋणग्रस्तता का प्रभाव नहीं था। बाकी कुटीर उद्योगों को हानि होती है इससे, ठीक है। जमींदारों का आर्थिक रूप से संपन्न हो जाना, ये और एक प्रकार से डी। तो ये करेक्ट आंसर इसका जो होगा, यानी कि ऋणग्रस्तता का प्रभाव क्या नहीं था? तो किसानों को आर्थिक लाभ जो है ये ऋणग्रस्तता का प्रभाव नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अकाल राहत हेतु। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, अकाल राहत हेतु जो है प्रथम बार अकाल राहत हेतु प्रथम बार किस अकाल के दौरान दलिद्रशालाओं का प्रयोग किया गया? दलिद्रशालाओं का प्रयोग कब किया गया था भाई? वो किया गया था 1860-61 के आसपास। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, सर जॉर्ज कैंपबेल अकाल समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी? तो ये रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई भाई? यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1866 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से, प्रथम अकाल आयोग की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज द फर्स्ट फेमिनाइन कमीशन एस्टेब्लिश्ड? तो प्रथम अकाल आयोग की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1878 ईस्वी में। कब की गई थी? 1878 ईस्वी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपका है कि किस अधिनियम के द्वारा, क्या है भाई? प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा? 1813 ईस्वी में जो एक प्रकार शिक्षा के प्रसार के लिए 1 साल 1 लाख रुपए खर्च करने का वो प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक का नाम है ऑब्जर्वेशन ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी एमंग द एशियाटिक सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई? ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी भैया? ये पुस्तक लिखी गई है चार्ल्स ग्रांट के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, तो आप लोग इनको याद कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी में दिया मैकाले, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बनारस में संस्कृत कॉलेज 1791 ईस्वी में स्थापित किया गया था? तो किसके प्रयत्नों से ऐसा हो सका था भैया? तो जेनाथन डंकन के एक प्रकार से लगातार प्रयास से ऐसा संभव हो पाया था, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसके द्वारा 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता मदरसे की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए ब्रिटिश शासक ने प्रथम कदम कब उठाया? तो आधुनिक शिक्षा को लेकर के जो एक प्रकार से कदम उठाया गया पहली बार, वो 1813 ईस्वी में उठाया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वो कहा जाता है 1854 का जो वुड डिस्पैच था उसी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब वुड महोदय ने एक प्रकार से जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी वो शिक्षा को लेकर के। अगला प्रश्न है, चार्ल्स वुड के डिस्पैच का वर्ष क्या था? तो चार्ल्स वुड के डिस्पैच का जो वर्ष था 1854 था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखेंगे शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन की वकालत जो थी वो किसने करी थी? तो किसने करी थी भाई? वो करी थी मैकाले ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि वर्धा योजना जो है वो एक प्रकार से 1937 में जो संबंधित है, 1937 से वर्धा योजना। अच्छा, वर्धा योजना के एक प्रकार से अध्यक्ष जो थे महात्मा गांधी ही जी थे। तो उस वर्धा योजना 1937 ईस्वी से संबंधित समिति जो है वो कौन सी समिति थी? तो वो समिति थी कौन सी भाई? वो समिति थी जाकिर हुसैन समिति। ओके। अच्छा, हारटांग आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो हारटांग आयोग का गठन 1929 में हुआ था। ये सब प्रश्न ध्यान रखिएगा। शिक्षा की सार्जेंट योजना कब पेश की गई थी? तो सार्जेंट योजना जो पेश की गई थी वो पेश की गई थी 1944 में। ये सब प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, आप देखिएगा सभी लोग और शेयर जरूर करते रहिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं बल्कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के बारे में आप सभी लोग। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपका है, प्रांतीय स्वायत्तता के प्रावधान कब लागू किए गए? तो प्रांतीय स्वायत्तता के जो प्रावधान लागू किए गए वो 1 अप्रैल 1937 ईस्वी से लागू किए गए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1935 ईस्वी का अधिनियम कितने समय तक रहा? तो 1935 ईस्वी का जो अधिनियम था वो 14 अगस्त 1947 तक रहा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जैसे ही भारत आज़ाद होता है ये अधिनियम समाप्त हो जाता है। हालांकि भारतीय संविधान में 100 से अधिक अनुच्छेद जो हैं वो लगभग या तो कुछ परिवर्तित करके या फिर उसमें हूबहू या कुछ संशोधन करके हूबहू एक प्रकार से भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 के ही शासन अधिनियम से उठा लिए गए तमाम सारे अनुच्छेद भारतीय संविधान में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, 1936-37 के चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था? तो कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था भैया कांग्रेस को? 1936 और 37 में जब चुनाव हुआ था तो कितने में मिला था? कितने में मिला था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ रहा है सी ऑप्शन यानी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, किसने 1935 ईस्वी के अधिनियम को अनेक ब्रेकरों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी थी? तो 1935 का जो अधिनियम है अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा 1935 के भारत शासन अधिनियम को किसने दी थी? उसको दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न, 1935 ईस्वी के अधिनियम को पूर्णता खड़ा हुआ मूल रूप से बुरा एवं पूर्णता अस्वीकार किसने बताया था? तो ऐसा बताने वाले जो विद्वान हैं या जो भारतीय क्रांतिकारी हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। मतलब ये एक प्रकार से देखिए इन्होंने एक प्रकार से 1935 के अधिनियम का एक प्रकार से उसको बुरा और पूर्णतः स्वीकार किया। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने, और भारत के उस समय ही थे। ठीक है, हालांकि अब इन्हीं के चलते पाकिस्तान की डिमांड भी हो रही थी
तो मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना, जैसे आप भारत में महात्मा गांधी जी को हम लोग जानते हैं, पूजते हैं, उसी प्रकार से मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में भी एक प्रकार से पाकिस्तान में लोग पूछते हैं उनको, चूँकि पाकिस्तान में उनको एक प्रकार से महात्मा गांधी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की एक प्रकार से मांग कर रहे थे जिन्ना, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना है। इन्होंने 1935 के अधिनियम को पूर्णतः खड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और पूर्णतः अस्वीकार किया। हालांकि मुस्लिम लीग, कांग्रेस सभी लोगों ने मिल करके आज़ादी दिलाने में मदद करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1935 के अधिनियम को द्वैध शासन प्रणाली से भी बुरा किसने बताया? तो ऐसा किसने बताया भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। द्वैध शासन प्रणाली से भी बुरा 1935 का अधिनियम है, ऐसा किसने कहा? ऐसा कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्मा को भारत के शासन से कब पृथक किया गया? तो वर्मा को भारत के शासन से जो पृथक किया गया था वो किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा ही। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सॉरी, अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखेंगे। प्रश्न है, क्या प्रश्न है भाई? प्रश्न है 24 मार्च 1909 ईस्वी को कौन वायसराय 1909 ईस्वी को कौन वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य नियुक्त किए गए थे? तो कौन किए गए थे भाई? 24 मार्च 1909 ईस्वी को वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था बाबू? तो उसका नाम है एपी सिन्हा, एसपी सिन्हा जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, किसने लिखा था कि प्रथम निर्वाचक मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं तथा इसका परिणाम भीषण होगा? ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था मिंटो ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, किसने कहा कि मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया? ऐसा किसने कहा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। तो मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया, ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधारों के बारे में किसने कहा कि इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला? मार्ले मिंटो सुधारों के बारे में ऐसा किसने कहा कि उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला? ठीक है, ऐसा किसने कहा? फटाफट से आप बताएंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा के एम मुंशी ने कहा था ऐसा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस दिन भारत सचिव मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश कॉमन सभा में ब्रिटिश सरकार के उद्देश्य संबंधी घोषणा करी थी? तो कब करी थी भाई? फटाफट से बताएंगे। तो करी थी 20 अगस्त को 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था? तो प्रांतों की बात कर रहा है, तो प्रांतों में द्वैध शासन जो लागू हुआ था, द्वैध शासन, वो 1919 से लागू कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रांतों से द्वैध शासन प्रणाली कब से लागू की गई? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो है, अच्छा, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया? तो 1919। लेकिन प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब से लागू की गई? तो कब से लागू की गई थी भाई वो? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1921। ओके, लागू की गई थी, उसी ऑप्शन होगा 1 अप्रैल 1921 की बात यहाँ पर हो रही, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, यहाँ पर अंतर ये समझ लीजिए कि अधिनियम की बात कर रहा है यहाँ पर, किस अधिनियम के द्वारा बात? अधिनियम में मतलब कि नियम में बात पता चल गई कि भाई द्वैध शासन लागू होगा, ठीक है, 1919 के अधिनियम से। लेकिन 1922 ईस्वी में 1 अप्रैल 1921 ईस्वी को जो है लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा केंद्रीय विधायिका के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। कितनी वृद्धि की गई थी ये बताएं थोड़ा सा? तो वृद्धि की गई थी 60। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के लिए, मतलब आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पर आपके आ चुका है, फटाफट से देखिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो को सभी दोस्त। चले आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्राचार्य कौन थे? बढ़िया प्रश्न है। तो इसके प्राचार्य कौन थे भाई? इसके प्राचार्य थे देखें थियोडर बैंक भी, आर्चबोल्ड भी और मॉरिसन, ये तीनों लोग जो है, और भी लोग थे, ये अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्राचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
किसने कहा कि हिंदू एवं मुसलमान एक सुंदर बधू यानी भारत की दो आंखें हैं, यानी एक बधू के एक प्रकार से बहू के दो सुंदर आंखें हैं हिंदू और मुसलमान, ठीक है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने ऐसा कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? आरएसएस जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी भाई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1926। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन था उस समय? तो कौन थे भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक? तो कौन थे भाई? KB हेडगेवार। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई भाई? फटाफट से बताएंगे। तो हिंदू महासभा की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 9 अप्रैल 1915 को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदू महासभा की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सेवक संघ जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो उसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी भाई? नागपुर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? सीधी कार्रवाई दिवस जो मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कब हुआ? हैदराबाद, जूनागढ़ और एक प्रकार से जम्मू कश्मीर, ये तीनों रियासतें नहीं मिल रही थी, तो इनका बाद में जो है भारत में विलय हुआ है। प्रश्न है कि हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कब हुआ? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो हैदराबाद का जो विलय हुआ भारत में वो कब हुआ? 1 नवंबर 1948 को हुआ है। 1 नवंबर 1948 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कश्मीर ने 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को विलय के प्रवेश लिखित पर हस्ताक्षर किए और इस समय कश्मीर का राजा कौन था? तो इस समय राजा हरि सिंह थे कश्मीर के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी उस समय? तो भारत की सबसे बड़ी रियासत जो थी वो हैदराबाद की रियासत थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 राज्यों ने 15 अगस्त 1947 तक किसी भी डोमिनियन यानी भारत और पाकिस्तान में विलय नहीं किया था। ये तीनों रियासतें ऐसे राजाओं के द्वारा शासित थी जिनका धर्म उनकी प्रजा के धर्म के पृथक था यानी अलग था। निम्नलिखित में से वो कौन सी रियासतें नहीं थीं? देखिए, हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ ये तीनों जो है रियासतें थी। भोपाल ऐसी रियासत नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रियासतों के भारत में विलय का श्रेय मुख्यतः किसको दिया जाता है? तो ऐसा किसको दिया जाता है भाई? तो इसका श्रेय जो जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। रियासत विभाग की स्थापना 1947 ईस्वी में हुई थी। रियासत विभाग का सचिव कौन बना था? बताएं। तो उस समय कौन बना था भाई? रियासत विभाग का सचिव कौन बना था? BP मेनन बने थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जूनागढ़ रियासत कहाँ स्थित थी? बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। जूनागढ़ रियासत कहाँ पर स्थित है? द प्रिंसली स्टेट ऑफ जूनागढ़ वाज सिचुएटेड इन, कहाँ पर स्थित थी बाबू? कहाँ पर थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर आप कह रहे हैं सौराष्ट्र। जो महाराष्ट्र और इसका इलाका है सौराष्ट्र, मतलब सौराष्ट्र एक प्रकार से गुजरात के इलाके को कहते हैं, ठीक है। तो जूनागढ़ रियासत जो थी वो वहीं पर थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ऑपरेशन पोलो किस रियासत की सैन्य कार्रवाई थी? तो ऑपरेशन पोलो की अगर बात की जाए तो ऑपरेशन पोलो किसकी सैन्य कार्रवाई थी भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो हैदराबाद के लिए ऑपरेशन पोलो किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कई प्रश्न आपसे पूछे गए हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे, जो कि मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। लगभग आप लोगों ने 100 से अधिक, लगभग 120 से 25 प्रश्नों को आप लोगों ने जाना इस वीडियो के माध्यम से। मैंने तीव्र गति से बताने का भी प्रयास किया है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, जो भी 1 आध 2 बच रहे होंगे, और साथ ही साथ आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। आप 2-3 बार इस वीडियो को अभी से देख लीजिएगा, कल आप परीक्षा देने जाइएगा और आसानी से आपकी परीक्षा हो जाएगी संपन्न, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को जानने का प्रयास किया। और हिंदी और अंग्रेजी, सबसे मज़ेदार बात है कि हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी दोनों भाषाओं में आपने देखा
बहुत सारे छात्र छात्राएं हमारे अंग्रेजी लैंग्वेज चूज किए होते तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और हिंदी वालों के लिए तो है ही, ठीक है। तो इसलिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में थी। अंग्रेजी पढ़ने में थोड़ा सा मुझे क्या होता है, उतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं महसूस होता है, मतलब उतना ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाता हूँ अंग्रेजी, तो इसलिए मैं अंग्रेजी को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता हूँ, ना अंग्रेजी पढ़ता हूँ ज़्यादा। हिंदी में मैं अपने आप को ज़्यादा सहज महसूस करता हूँ पढ़ने में, और इसीलिए मैं हिंदी में ही पढ़ने का प्रयास करता हूँ। बाकी इंग्लिश में आपका लिखा हुआ है, आप बगल में अगर देखते हुए चलेंगे तो आप समझ जाएंगे ज़रूर, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से आप लोग बने रहेंगे। धन्यवाद।